हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टू गैस लॉज विच इज़ गीली-साक्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। सो पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम नेक्स्ट टू लॉज जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये लॉज क्या होते हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं एंड इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ गीली-साक्स लॉ? सो गीली-साक्स लॉ को समझने से पहले तो ये जानते हैं कि ये दिया किसने था। सो इट वाज गिवन बाय जोसेफ लुइस गे-लुसाक। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जोसेफ लुइस गे-लुसाक ने जो था ये लॉ जो था वो दिया था। ये लॉ अब बोलता क्या है, अभी हम इस GIF के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है जो प्रेशर मेजर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता क्या रहा है कि एक कोई हमने प्रेशर रखा है, वॉल्यूम हमारा फिक्स है। ठीक है, एक हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड की। जैसे ही हमने हीट टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, प्रेशर भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, कुछ टेम्परेचर पहले हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाद में हम आइस क्यूब लेके आ रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, सो प्रेशर भी क्या कर जा रहा है, फॉल कर जा रहा है। सो बस यही हमारा गे-लुसाक्स लॉ है। क्या कि जैसे ही हमारी वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम होती है तो प्रेशर क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सिंपल। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होती है अब? सिंपल गे-लुसाक्स लॉ हमारा प्रेशर टेम्परेचर लॉ है। ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस हेल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर विच इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो ये क्या बोलता है कि सीधा जो प्रेशर है, ठीक है, वो इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम जब होता है तो प्रेशर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो बेसिकली P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, अब जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P/T इज इक्वल टू K। और ये जो कांस्टेंट होता है K, ये क्या होता है, हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम इसे जो है वो बोलते हैं। अब इसका जो है हम ग्राफ जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो क्या आता है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ आता है। इसको ग्राफ को समझेंगे कि लेट्स से ये 0 पॉइंट पे क्या है, टेम्परेचर 0 है, प्रेशर 0 है। अब मान लो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया इतना। ठीक है, टेम्परेचर जब मैंने इंक्रीज़ किया तो मैं यहीं पे इसी पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर देखूँ तो प्रेशर भी क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। अब लेट्स से मैंने टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, इतना इंक्रीज़ कर दिया तो प्रेशर भी क्या है, अगेन उतना ही इंक्रीज़ हो गया है। सो इस ग्राफ से भी हम ये बोल सकते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम बी कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, सो ये सिंपल सा गे-लुसाक्स लॉ का ग्राफ है। अब इसकी इक्वेशंस को समझते हैं। सो पहले तो इसकी इक्वेशन यही है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। B मीन्स प्रेशर, T इज़ टेम्परेचर। प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा एंड वाइस वर्सा। ओके, अब जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा देते हैं तो हमारे पास के एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम बोलते हैं। अब एक और इक्वेशन यहाँ पे आती है, वो आती है P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ठीक है, अब ये P1/T1 इक्वल टू P2/T2, ये इक्वेशन क्या बताती है कि जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है देन दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट कंडीशंस ऑन द सेम सब्सटेंस। ये इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए, क्या, डिफरेंट कंडीशन सेम सब्सटेंस के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक बॉक्स लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मेरी एक कोई गैस है। ठीक है, इसमें क्या है, वॉल्यूम क्या कर दी मैंने, फिक्स्ड कर दी, मीन्स वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट हो गई है। अब लेट्स से इस गैस में इस वक्त जो प्रेशर था वो है हमारा लेट्स से 80 mmHg। ओके, एंड यहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर है लेट्स से वो है 273 केल्विन। अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम फिक्स्ड है, मैंने कुछ नहीं किया। अब मान लो थोड़ी देर बाद जब मैंने प्रेशर इसका क्या कर दिया, अब मैंने इसका प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। लेट्स से मैंने कर दिया इसका प्रेशर 150 mmHg। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा। सो गैस क्या है, जो ये है सब्सटेंस क्या है, सेम रहा। मैंने क्या किया, कंडीशंस चेंज कर दी। अब इन कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए सेम सब्सटेंस में हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अभी हम इससे एक चीज़ जो है वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। लेट्स से हम टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर भी जो है इनिशियल या फाइनल वो भी हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसलिए हम ये इक्वेशन जो है वो यूज़ करते हैं।
मूविंग ऑन टू एप्लीकेशंस, इसकी हम कुछ एप्लीकेशन जो है वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर जो है वो हम सभी के घरों में होता है, ठीक है। प्रेशर कुकर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम कुकिंग के लिए इसे जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सो प्रेशर कुकर में ये एप्लीकेशन कैसे लगती है, तो पहले तो गेल-लुसाक्स लॉ लिख लेते हैं, क्या कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जैसे ही हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड की, लेट्स से अंदर कुकर के अंदर क्या है, राइस है, ठीक है। सो राइस है, राइस और क्या डालते हैं हम लोग, चावल को अकेले तो डालेंगे नहीं, वाटर भी डालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की, ये वाटर क्या हुआ, गर्म होना स्टार्ट हुआ, एंड देन इतना गर्म हो जाता है कि हीट क्या हुआ, कंटिन्यूसली प्रोवाइड हो रही है। फिर ये थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, वेपर्स फॉर्म होने लग पड़ते हैं। अब जब वाटर वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्रेशर कुकर सील्ड है, एयर बाहर जा नहीं सकती, मीन्स वॉल्यूम क्या है हमारा, फिक्स्ड हो गया, वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड। तो जैसे ही ये वेपराइज होने लगता है, स्टीम बन जाती है, और स्टीम बनने के कारण क्या हो जाता है, प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है, एंड देन हमारा खाना जो है उसमें पक जाता है, ठीक है। सो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या कर रहा है, हो रहा है हमारा प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल गेल-लुसाक्स लॉ यहाँ पे लगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है एरोसॉल कैन। अब एरोसॉल कैन कैसे इसकी एप्लीकेशन है वो देखते हैं। एरोसॉल कैन्स जो है वैसे नॉर्मली स्प्रे बॉटल टाइप्स होती हैं, तो इसमें भी क्या है, वॉल्यूम हमारा फिक्स्ड है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सी ऐसी जो स्प्रे बॉटल्स हैं उनके पीछे लगा और लिखा होता है कि इनको जो है सनलाइट से दूर रखो, या फिर इनको मॉइस्ट प्लेसेस पे मत रखो, इनको हाई जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे मत रखो। वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि जैसे ही इनमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, अंदर में क्या होता है, अंदर जो है वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकता है, एयर एक्सपैंड नहीं हो सकती, तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। सो हाई टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जो इसकी वॉल्स हैं वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाती हैं, तो अल्टीमेटली कैन क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सिंपल गेल-लुसाक्स लॉ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ कि कैन क्या हो गया हमारा, बर्स्ट हो गया। तो सिंपल गेल-लुसाक्स लॉ। नेक्स्ट इसकी एक और एप्लीकेशन है वो है टायर्स, ठीक है। अब टायर्स में कैसे ये यूज़ होता है, अब देखो कभी भी आप देखना कि जब भी आप कहीं जा रहे होते हो, ठीक है, तो पहले में क्या होता है, जर्नी के स्टार्टिंग में, ठीक है, जब आप जर्नी शुरू ही करते हो, टायर एकदम अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, प्रेशर भी नॉर्मल होगा। अब जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो टायर का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर जाता है, प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टायर और रोड के बीच में क्या लगती है, फ्रिक्शन लगती है, ठीक है। अब जब फ्रिक्शन जो इनके बीच में लगती है, तो जो टायर के अंदर एयर है वो क्या है, एक्सपैंड नहीं कर सकती, मीन्स वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, या वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। एयर एक्सपैंड नहीं करेगी तो प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये प्रेशर इंक्रीज होता है, जो मेरा टायर है वो भी क्या होता है, उसके कारण जो है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और टायर क्या हो जाता है, जनरली वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल हुआ क्या, फ्रिक्शन लगी किसके बीच में, टायर एंड रोड के बीच में। जैसे फ्रिक्शन लगी, प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर की वजह से टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो सिंपल गेल-लुसाक्स लॉ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो क्या न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ अ गैस एट 500 केल्विन इफ इट्स प्रेशर वाज 50 mmHg एट 273 केल्विन, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें क्या है, इसमें क्या क्या दिया गया है, पहले तो हम क्या है, गिवन हम लिखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मीन सिंपल इसमें जो है वो गेल-लुसाक्स लॉ लग जाएगा। ना व्हाट इज द प्रेशर ऑफ अ गैस एट 500 केल्विन, ठीक है, इफ इट्स प्रेशर वाज 50 mmHg एट 273 केल्विन, मीन्स जो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास टेम्परेचर है वो हमारे पास गिवन है T2 इज इक्वल टू 500 केल्विन, एंड हमारे पास हमें प्रेशर जो है वो क्या करना है, पता करना है, प्रोवाइडेड हमें T1 जो है वो दिया गया है कितना, 273 केल्विन, एंड P1 भी हमें दिया गया है 50 mmHg। तो हम सिंपल गेल-लुसाक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। तो हमें पता क्या करना है, यहाँ पे P2 हमें पता करना है, तो P2 कितना हो जाएगा, P1 इंटू T2 ओवर T1। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, P1 हमारे पास कितना है 50 इंटू T2 हमारे पास कितना है 500, एंड T1 हमारे पास कितना है 273 केल्विन। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, सो इसको अगर हम ये करेंगे तो आएगा 25,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 273। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 273 से,
तो हमारे पास कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 91.575 mmHg। मीन्स हमारा फाइनल प्रेशर क्या हो गया 91.5 575 mmHg। ठीक है, सो इनिशियल कितना था प्रेशर हमारे पास 50 mmHg, टेम्परेचर कितना 273 केल्विन। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया कितना अप टू 500 केल्विन, तो मेरा प्रेशर भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया कितने को 91 mmHg। ठीक है, राउंड ऑफ करके 92 भी आ सकता है। ठीक है, सो वो इसका क्या हो गया हमारा प्रेशर हो गया। सो सिंपल गै-लुसाक्स लॉ था ये। अब नेक्स्ट हम समझते हैं एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ जो है ये भी बहुत ही सिंपल लॉ है। ठीक है, सो बेसिकली एवोगाड्रोज लॉ जो है ये हमारा होता है अमाउंट वॉल्यूम लॉ। अब एवोगाड्रोज लॉ क्या बोलता है कि एवोगाड्रोज लॉ देखो, अब यहाँ पे वॉल्यूम लेट्स से ये है वॉल्यूम V1। सो इस वक्त जो क्वांटिटी है, ठीक है, मोल्स में जो क्वांटिटी है वो कितनी है N1। जैसे ही मेरा वॉल्यूम चेंज हुआ सो क्वांटिटी कितनी हो गई मेरी N2 हो गई। तो सिंपल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसकी अब हम डेफिनेशन से इसे समझते हैं कि इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इसमें क्या होता है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस of equal volumes of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। ठीक है, जो भी हमारी वॉल्यूम है वो क्या होती है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, सिंपल ये लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है। सो v इज इक्वल टू के एन, और k क्या है अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं v1 बाय n1 इज इक्वल टू v2 बाय n2। सो सिंपल एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, एंड ये क्या है इसका ग्राफ है जो हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वॉल्यूम इंक्रीज करनी शुरू की मेरे मोल्स भी क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो ये नंबर ऑफ मोल्स भी क्या करते हैं इंक्रीज करना जो है वो शुरू कर जाते हैं। ठीक है, बेसिकली मोल्स क्या होते हैं, मोल्स हम कुछ नहीं कर सकते, मोल्स को हम डिफाइन करते हैं, दे आर डिफाइंड एज 6.022 into 10 raised to power 23 of some chemical unit, be it atoms, molecules, ions or other molecules। so हम बोलते हैं कि 1 mole of a substance, हम कब बोलते हैं कि substance जो है वो 1 mole है। so जो 1 mole of a substance होती है it is equal to this number which is 6.022 into 10 power 23 units of that substance। ठीक है, इस नंबर को जो है हम क्या बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। ये जो हमारा नंबर होता है ये होता है एवोगाड्रोस नंबर। और इस नंबर को हम यूज़ क्यों करते हैं, या ये यूज़ किस लिए होता है, मोल के कॉन्सेप्ट को हम कब यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन करने के लिए, किसमें मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल इसका इतना सा काम है। ठीक है, तो कोई भी हमारा चाहे एटम है चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, सो इसमें क्या होते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 3 जो है नंबर ऑफ मोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज सिंपल एवोगाड्रोस लॉ। सो इसका हम जो है एक क्वेश्चन जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, 5 लीटर ऑफ अ गैस इज नोन टू कंटेन 1 मोल। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ गैस इज इंक्रीज टू 2 मोल व्हाट न्यू वॉल्यूम विल रिजल्ट at an unchanged temperature and pressure। again temperature and pressure constant है। so हमारे पास given क्या है that 5 liter of a gas is known to contain 1 mole। means V1 हमारे पास है 5 liters and हमारे पास N1 भी दिया हुआ है 1 mole। if amount of gas is increased to 2 mole means अब N2 हो गया हमारे पास 2 मोल। सो व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम क्या होगी V2 क्या होगा। सो अगेन अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ क्या है V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। सो हमें क्या पता करना है V2। सो V2 इज इक्वल टू V1 इंटू N2 ओवर N1। सो क्या हो गया V1 क्या है 5 इंटू N2 कितना है हमारे पास 2 एंड देन N1 कितना है हमारे पास 1। सो 5 टू ज़ा 10, 10 इज सिंपल। ठीक है, तो 10 जो है वो हमारे पास न्यू वॉल्यूम जो है वो आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ देखो, हमने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या किए इंक्रीज किए। सो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगी हमारे पास इंक्रीज हो गई। सो सिंपल एवोगाड्रोस लॉ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।